जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में 3 मई 2016 सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन में से मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कोण x बराबर 75 डिग्री के समरूपी प्रतिवर्त कोण y ज्ञात करें। कोण x बराबर 75 डिग्री है और समरूपी प्रतिवर्त कोण y ज्ञात करना है। समझिए होता क्या है ये कोण, समरूपी प्रतिवर्त कोण, ठीक ना। वैसे दो कोण जिनका योग 360 डिग्री हो, जिसका कोण वैसे दो कोण जिनका योग 360 डिग्री हो वो प्रतिवर्त कोण कहलाते हैं, समरूपी प्रतिवर्त कोण कहलाते हैं। एक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा कोण आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा कोण जो y नाम रखा गया है वो क्या हो जाएगा, 360 में से आप 75 माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा 285। दैट्स योर आंसर। ठीक है, 360 कैसे आया, चूंकि दोनों का योग 360 डिग्री होगा और एक कोण 75 दिया हुआ था तो हम 360 में से 75 माइनस कर देंगे, जो आया वही मेरा दूसरा कोण हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए, आप इसको नोट कीजिए। दूसरा सवाल आपके लिए हम तैयार रखे हैं। y स्क्वायर प्लस y बराबर 12 है तो y का मान आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बताएंगे। दोनों में y कॉमन है, कॉमन ले लिए तो क्या बचा, y प्लस 1 इक्वल टू 12। ठीक है, अब आप ऑप्शन से भी आ सकते हैं। y देखिए, अगर हम y का मान 3 रखें, क्या रखें 3, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 3 गुने 4 क्या हो जाएगा 12, अर्थात y का मान क्या हो जाएगा 3, y का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, y का मान आप 3 रखते हैं तो 3 1 4, 4 गुने 3 12 हो गया 12। ठीक है, समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा y बराबर 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए तैयार है। एक तोलिए का क्रय मूल्य आपको बताना है और उस तोलिए का जो कंडीशन दिया हुआ है, देखिए क्या है कि एक तोलिए को 12% लाभ पे बेचा जाता है। अगर 25 रुपया बढ़ा के बेचते हैं तो 32% का लाभ होता है। समझिए जरा बात को, हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया है, क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, उसके बाद जो लाभ होता है वो 100 प्लस हो जाएगा। जैसे 12% है तो 112, फिर 32 है तो 132, तो कहता है अगर 25% हम बढ़ा के देते तो हमको 32% का लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है। 100 पहले 12% था तो 112 हो गया, फिर 32 की बात करता था 132, तो 112 और 32 में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, 112 और 32 में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो आप कहिएगा 20% का। जी बिल्कुल, 20% का ही डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के कारण 25% अधिक है, मतलब 20% का मान 25 रुपया है। तो क्रय मूल्य आपको बताना है, क्रय मूल्य मतलब 100%। ठीक है, तो 20% का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप 100% निकाल सकते हैं। देखिए 12% फिर बेचा जाता है, अगर 25% का बढ़ा के लेता तो 32% का लाभ होता। तो देखिए अगर हम लोग देखते हैं विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है तो 20% बढ़ जाता है। हम लोगों के मुताबिक विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है 20%, और प्रश्न में 20% का वैल्यू दिया हुआ है कि 25 रुपया बढ़ा के। ठीक है, तो 20% का वैल्यू जो है वो 25 रुपया है। क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है। अगर हम इसको 5 से गुना कर दें तो 100 हो जाएगा, तो इधर भी क्या करना होगा 5 से गुना, तो 25 गुने 5 क्या हो जाएगा 125, और ये क्या हो जाएगा 100%। और 100% किसको कहते हैं, क्रय मूल्य को कहते हैं। दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए तैयार है। 1 + tan स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखिए आप इस आइडेंटिटी को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप इसको नोट कर लें, हम आपको जो बता रहे हैं आप उसका नोट जरूर तैयार कीजिए। ठीक है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं बात। अब क्या बताना है 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। अगर 2 थीटा है यहाँ, अगर 2 आ जाएगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। दैट सिंपल। समझ रहे हैं बात को। अगर यहाँ 2 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2 थीटा। समझ गए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। संख्याओं के निम्नलिखित सेट की मध्यिका ज्ञात करना है। देखिए संख्याओं का जो सेट ज्ञात दिया हुआ है 2 3 4 3 0 5 1 1 3 2। तो इस प्रकार का अगर सेट दिया हुआ हो और उसकी मध्यिका ज्ञात करनी हो तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये जो संख्या दिया हुआ है इसको आप घटते या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। घटते या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। क्या है 0, हम इसको यहाँ बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2 और है 2, फिर क्या है 3 3 3 और है नहीं। अब क्या है 4, फिर क्या है 5। हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसको गिनते इसलिए हैं कि कोई संख्या अगर आपकी छूट जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसलिए वेरीफाई कर लेना आवश्यक है। अब देखिए बीच में जो होगा 10 है ना, 4 इधर दे दीजिए और 4 इधर दे दीजिए। बीच में क्या हुआ 2 और 3। ठीक है, ये दो संख्याएं बीच में हैं। तो अगर दो संख्याएं बीच में आ जाए, चूंकि ये सम संख्या था 10 इसलिए दो संख्या बीच में आ गया। अगर विषम होता तो एक संख्या बीच में आता। तो ये दोनों बीच में आ गया है ना। तो अब क्या करेंगे, माध्यिका बताने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। माध्यिका जो हम बताएंगे यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 और 2 से भाग तो क्या हो गया 2.5। तो ये जो सेट दिया गया है इसकी माध्यिका क्या हो गई 2.5। समझ रहे हैं आप। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। तीन वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत क्या होगा। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु देखिए कितनी थी, जॉन है और शंकर है। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। ये 3 वर्ष पहले है। अगर आज अर्थात वर्तमान की बात करें तो इसमें भी 3 ऐड करना होगा और इसमें भी 3 ऐड करना होगा। अब ये क्या आ गया, वर्तमान में आ गया अर्थात आज आ गया। ठीक है, 3 वर्ष पहले 12 था 15 था। अगर आज हमको आना है अर्थात वर्तमान में आना है, चूंकि ये 3 वर्ष पहले था तो आज आने के लिए 3 हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम वर्तमान में आ गए हैं अर्थात आज आ गए हैं। अब क्या कहता है आज से 5 वर्ष बाद। अब क्या कह रहा है आज से 5 वर्ष बाद। तो 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, 5 इसमें भी जोड़ दीजिए। ठीक है, आज से 5 वर्ष बाद दोनों की आयु हमको पता हो गया। अब क्या कहता है इनकी औसत बताइए। क्या बताइए, औसत। क्या बताना है, औसत। तो देखिए कितना हो गया 12 3 15 5 20 20 15 35 35 5 40 3 43। ठीक है, क्या हो गया 43। 43 बटे कितना रखेंगे 2, चूंकि 2 ही आदमी हैं तो बटा 2 क्या हो जाएगा 21 गुने 2 42 तो 21.5। ठीक है, समझ गए आप बात को। अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा, पेड वीडियो नहीं चलेगा। ठीक है, हम आपको एनटीपीसी की जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आप धैर्य रखें, बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखें। ग्रुप डी का भी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, साइंस का, ठीक है, सबका। पहले हम आपको मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग का, फिर उसके बाद साइंस का। ठीक है, वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। एक व्यापारी उसके सामान पर क्या करता है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर देता है। क्रय मूल्य से क्या करता है, 25% अधिक अंकित कर देता है, और उस पे वो 8% छूट देने का वादा करता है, पेशकश करता है, भाई हम छूट दे रहे हैं 8%। तो इस कंडीशन में आपको लाभ बतानी है। देखिए कैसे बताएंगे इस सवालों को। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस मूल्य से आप किसी वस्तु को खरीद रहे होते हैं वो आपका क्रय मूल्य हो गया। जैसे आप ये पेन 10 रुपये का खरीदा तो आपका क्रय मूल्य 10 रुपया हो गया। ठीक है, अब आप बेचने का प्लान बना रहे हैं। आप क्या किए, इस 10 रुपये के पेन को आप इसका कीमत 25 रुपये रख दिए। क्या रख दिए, 25 रुपये। तो ये आपका अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया, अंकित मूल्य। कोई ग्राहक आया, कहा भैया ये पेन आप मुझे दीजिए। आपने कहा इसका दाम 25 रुपया है, और अगर आप अभी लीजिएगा तो हम 5 रुपया छोड़ देंगे। ठीक है, तो 10 रुपया क्रय मूल्य था आपका, आपने मूल्य क्या रखा, 25, तो वो हो गया आपका अंकित मूल्य। ठीक है, आपने क्या किया, 5 रुपया छोड़ दिया, तो 5 रुपया हो गया आपका छूट। परसेंटेज में नहीं बोल रहे हैं, 5 रुपया बोले, 5 रुपया क्या हो गया, छूट। ठीक है, तो आप उसको दीजिएगा कितना में, 20 रुपया में दीजिएगा। ठीक है, तो जो 20 रुपया हुआ ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। समझ गए आप। अब देखिए इस सवाल में जो दुकानदार है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक दाम रख देता है। मान लीजिए वो दुकानदार किसी चीज को 100 रुपये में खरीदा है। ठीक है, वो क्या क्या चला कि इस चीज का जो 100 में खरीदा था, ठीक है, जो चीज 100 में खरीदा था वो अंकित मूल्य अर्थात मार्क्ड प्राइस्ड, वो क्या किया, 125 रुपया इसका रख दिया। 100 रुपये का जो चीज था उसका क्या किया, वो 125 रुपया दाम रख दिया। ठीक है, कोई ग्राहक आया उसके पास कि भाई हमको ये सामान दीजिए, तो कल लीजिए ना, 8% छूट देंगे। 8% क्या करेंगे, छूट देंगे आपको, आप लीजिए 8% छूट लीजिए। ठीक है, तो 8% जब इसको छूट देगा तो बेचेगा कितने में। और देखिए एक बात, छूट जब भी दिया जाता है क्रय मूल्य पे नहीं दिया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। ठीक है, तो कोई ग्राहक आया, कहा हमको ये वस्तु चाहिए, दुकानदार क्या कहता है, लीजिए आपको 8% छूट देंगे। मतलब आपको हम जो दाम हम रखे हैं, जैसे 125 रुपया है दाम, आपको 100% नहीं बल्कि 8% छोड़ देंगे, तो कितना बचेगा, 92% लगेगा। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 125 का 92%। ठीक है, देखिए 125 का 92%। आप समझ रहे हैं इस बात को। 25 से कटाइए 5 बार में, 25 से कटाइए 4 बार में, इस 4 से कटाइए, इस 4 से इसको कटाइए, 4 दूने 8, 4 तिया 12, कितना आ गया, 115। 23 गुने 5 115। देखिए वो जो दुकानदार था 100 रुपये का चीज 115 में बेच रहा है, 100 रुपये का चीज कितना में बेच रहा है, 15 में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 15%। उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 15%। समझ गए आप इस सवाल को। अगर आपको इस प्रकार का सवाल और भी कई प्रकार से सीखना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप
मेरे चैनल पे बने रहें। अभी हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं डिटेल से, आप उस परसेंटेज को सीखिए। अगर आप परसेंटेज सीख गए तो इस प्रकार का सवाल जो है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी सवाल होगा आप उसको चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, हम परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ाएंगे। तब तक आप देखते रहिए आज का सेशन। अभी अगला सवाल लेते हैं एनटीपीसी का, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। सवाल है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब कुछ आप बता सकते हैं। हम आपको जो मेथड बताएंगे आप उसको ध्यान से समझें, सुने। और चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पे बने रहें। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, 3 वर्ष है। क्या है? 3 वर्ष है। 5% है, 5%। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/20। तो 3 वर्ष है ना, तो 20 पे पावर आप लगाइए 3 का, ऊपर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। 20 है ना, तो 20 पे पावर आप 3 लगाइए। 20 पे पावर क्या लगाना है? 3। 20 पे पावर अगर हम 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8000, जो कि हमारा ये काल्पनिक मूलधन होगा। ठीक है, मूलधन मेरा ये 8000 क्या हो जाएगा? काल्पनिक। समझ रहे हैं बात को? अब उसके बाद रेट हो गया, टाइम 3 है, रेट भी है। अब क्या करेंगे? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, 3 साल का रहा है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज में मूलधन का ही सिर्फ ब्याज लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है। तो मूलधन 8000 है, मूलधन 8000 है, तो रेट कैसा है? 5%। ठीक है, तो आप 8000 का 5% निकालिए, क्या आएगा? 400। ये मूलधन पे हो गया ब्याज। 3 वर्ष है तो 3 बार मूलधन पे ब्याज लगेगा ही। ठीक है, 3 बार मूलधन पे ब्याज लगा, चूंकि इस समय 3 वर्ष है इसलिए 3 बार मूलधन पे ब्याज लगा। अब जो है देखिए, दूसरे साल जब हम आएंगे, दूसरे साल जब आते हैं तो देखिए 1 साल पहले भी ब्याज है 400। दूसरे साल में 1 साल पहले भी ब्याज है 400। तो इस 400 का 5% आप निकालिए, क्या आएगा? 20। ठीक है, अब हम जैसे तीसरे साल में आते हैं, इस तीसरे साल में प्रवेश करते हैं, तो देखिए इससे पहले 3 ब्याज है, 400, 420। तो 400 का क्या होगा? 5% 20, फिर 400 का 5% क्या होगा? 20, और फिर 20 का 5% क्या हो जाएगा? 1। समझ गए आप बात को? तो ये देखिए 400, 400, 400, ये जो है ना, ये हो गया आपका साधारण ब्याज। ये क्या हो गया? साधारण ब्याज। ठीक है, और अगर आप सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सिर्फ अगर अंतर यहाँ, अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वो ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? अंतर। समझ रहे हैं बात? अब देखिए प्रश्न में जो है, प्रश्न में अंतर कितना दिया हुआ है? प्रश्न में अंतर दिया है 14.48, और हम लोगों के मुताबिक अंतर कितना आ रहा है? 20, 20, 40, 20, 60, 61। ठीक है, प्रश्न के मुताबिक अंतर कितना दिया हुआ है? प्रश्न के मुताबिक अंतर दिया हुआ है 14.48, और हम लोगों के मुताबिक अंतर कितना निकला? 20, 20, 40, 20, 60, 61। तो बटा 61। ठीक है, निकालना क्या है हमको? मूलधन निकालना है। और देखिए काल्पनिक मूलधन जो है हम लोगों का वो कितना है? 8000। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 8000 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसको कटाएंगे तो 0.2373 के करीब आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको 8000 से मल्टीप्लाई करें तो 1899 के लगभग में आएगा। ठीक है, तो मूलधन क्या हो गया? 1899। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। आप इस सवाल को समझ गए हैं ना? अगर नहीं समझे हैं तो एक बार हम आपको फिर समझाते हैं। ये कैसे किए? रेट जो है 5% है, तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20 हुआ। टाइम जो है
3 वर्ष हैं तो 20 पे पावर 3 लगाइए, 8000 आ गया। ऊपर में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, तो लगा दिए। नीचे में जो है उस पर ये जो टाइम है पावर करना है, ठीक है। तो 8000 हो गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहला हम क्या किए, मूलधन 8000 है तो मूलधन पे कितना ब्याज बन रहा है देखिए, 3 बार 5%। 8000 का 5% निकाले 400, तो 3 बार ब्याज लगेगा, चूंकि टाइम 3 वर्ष है तो 400 400 400, ठीक है। अब ये तो मूलधन पे ब्याज हुआ। अगर हम प्रथम वर्ष है ये हुआ, दूसरे वर्ष अगर आते हैं तो दूसरे वर्ष में क्या होता है कि एक ब्याज है 400, ठीक है, तो इसका भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो इस 400 का 5% ये जो है वो क्या हो गया, 20, ठीक है। फिर जैसे आप तीसरे साल आइएगा, ये मूलधन का ब्याज हो गया 400। अब देखिए इधर कितना ब्याज बचा, 1 2 3 ब्याज है, तो 400 का 5% 20, फिर 400 का 5% 20, फिर 20 का 5% 1, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, ये कंप्लीट क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर सिर्फ हम ये लेते हैं, ये लाइन फर्स्ट लाइन, तो ये हो गया साधारण ब्याज, ठीक है। फर्स्ट लाइन को छोड़ के अगर सिर्फ आप ये इधर वाला लेते हैं तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप इन सबको मिला लेते हैं तो ये हो गया आपका मिश्र धन। अगर आप सिर्फ इसको लेते हैं तो ये हो गया मूलधन, ठीक है। अब देखिए हम लोगों के मुताबिक जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 20 20 40 20 60 61, और प्रश्न के मुताबिक कितना है 14.48। तो 61 का वैल्यू 14.48 है, तो एक इकाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाग लग जाएगा। हमको निकालना क्या है, मूलधन, अर्थात 8000 इकाई का मान निकालना है। तो हम 8000 से इसमें गुना कर दिए और इसको सोल्व किए तो क्या आया, 1899, ठीक है। अब आप समझ गए। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। इसको कहता है सरल कीजिए और c का गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, मतलब c के साथ क्या गुना है, क्या किसका गुणन c के साथ है वो बताना है। तो सरल करें और गुणांक बताएं, ठीक है। तो हमको c का गुणांक बताना है, तो आप क्या कीजिए, इसमें से c का टर्म देखिए, अगर अलग हो सकता है तो हम अलग कर लेंगे। तो c का देखिए यहाँ क्या है c, फिर यहाँ भी एक c है, 3 गुने माइनस c क्या हो जाएगा, -3c माइनस 2c/5, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। 5 एक से भाग लगाएंगे 5, 5 गुने c 5c माइनस 5 में एक से भाग लगाएंगे 5, 5 गुने 3 15, 15c माइनस 2c। अगर आप इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, -12c/5। तो हमको क्या बताना है, c का गुणांक। तो देखिए c जो है, c किसके साथ गुना क्या हुआ है, -12/5 के साथ। तो c का गुणांक क्या हो गया, -12/5, ठीक है। समझ गए आप, इसको नोट कीजिए। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। सवाल है x और y मिलकर, x और y मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं और x अकेला उस काम को 9 दिन में करते हैं, तो y अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। सवाल आप समझ गए। अब इसका सॉल्यूशन भी समझ जाइएगा। x है y है, ठीक है, और दिया क्या है हम लोगों को, x प्लस वाई। x प्लस वाई दोनों मिलकर 6 दिन में किसी काम को करते हैं, कितना दिन में, 6 दिन में, और x अकेला उस काम को 9 दिन में करते हैं, तो y कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि 9 और 6 का एलसीएम लीजिए, 9 और 6 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 9 और 6 का एलसीएम
बताइए क्या आएगा। सिंपल सा है, 18 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए 18 में आप 6 से भाग दीजिए तो क्या आएगा, 3। ये क्या हो जाएगा, क्षमता। क्या हो जाएगा, क्षमता। समझ रहे हैं बात को। 18 में 9 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए दोनों x और y दोनों का मिला हुआ जो क्षमता है, कैपेसिटी है, ज्वाइंट कैपेसिटी, वो है 3। और x का अकेले कैपेसिटी कितना है, 2। तो जाहिर सी बात है कि y का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, y क्या हो जाएगा, 1। हमको क्या बताना है कि y कितने दिनों में काम करेगा। देखिए काम जो है टोटल वो 18 इकाई का है। काम टोटल क्या है, 18 इकाई का है। तो y का हमको बताना है, y का क्षमता क्या है, 1। मतलब y एक दिन में 1 इकाई काम कर सकता है। तो 18 इकाई काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 18 दिन। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 18 दिन। समझ गए आप सवाल को, एक बार फिर से समझ लीजिए। x और y दिया हुआ था 6 दिन में करता है, और x अकेले उस काम को 9 दिन में करता है। y कितने दिनों में करेगा वो पूछ रहा था। देखिए हमने इसको कैसे बनाया, यहाँ पे हम दिन लिख दिए हैं, दिन लिख दिए सबका। ठीक है, फिर उसके बाद 9 और 6 का क्या किए, लघुत्तम निकाले, 18 आया। ये जो लघुत्तम होता है उतना ही इकाई काम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम 9 से भाग लगाए, क्या निकला, 3। जैसे हम इसमें वर्क में टाइम से भाग लगाते हैं तो इससे कैपेसिटी मिल जाता है, पावर मिल जाता है, स्ट्रेंथ मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों का जो कैपेसिटी है वो 3 है। फिर उसके बाद 9 जो 18 में हम 9 से भाग लगाए तो 2 आया। ये x की क्षमता होगी। अब देखिए x प्लस y दोनों की क्षमता 3 है और x की क्षमता 2 है, तो y की क्षमता क्या हो जाएगी, 1। तो हमको बताना था y को कितना समय लगेगा। तो वर्क कितना है, 18 इकाई का, और ये किस हिसाब से करता है y, एक दिन में 1 इकाई। तो 18 इकाई करने में कितना लगेगा, 18 दिन। समझ गए आप, तो इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने कुछ छात्रों के बीच वितरित किया गया है, और पता चला कि प्रत्येक आइटम का 5 वितरित नहीं किए गए हैं। तो छात्रों की संख्या बताइए, छात्रों की संख्या बताइए। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है, देखिए 5 आइटम जो है वितरित ही नहीं हुआ है, तो 50 माइनस 5, 80 माइनस 5, 65 माइनस 5, क्योंकि ये सब वितरित ही नहीं किए गए हैं। तो 45 वितरित किए गए हैं ना, 45 वितरित किए गए, और कितना, 75 और 60। तो हमको क्या बतानी है, छात्रों की संख्या, और प्रत्येक में समान रूप से वितरित किया गया है। तो इनका क्या करेंगे हम लोग, 45, 75, 60 का क्या लेंगे, HCF। 45, 75, 60 का HCF क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, समझ रहे हैं HCF मौसम कैसे निकालना है। अगर आपको दिक्कत है मौसम में तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। $252, $294 और 3H8 का मौसम 42 दिया हुआ है। तो इस H का मान बताना है आपको। देखिए कैसे बताएंगे, पहले अगर इस पे गौर करें, 2, 5, 2, 9 आता है, मतलब वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 2, 9, 4, देखिए 9, 2, 11, 4, 15, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। समझ रहे हैं, तो ये जो होगा ये भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो मौसम है वो भी 3 से डिविजिबल है। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 3, 2, 5, 5, 8 कितना हो जाएगा, 13, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 2 हो ही नहीं सकता है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 अगर यहाँ रखते हैं तो 4, 3, 7, 8, 15, 3 से डिविजिबल हो सकता है। 7 अगर रखें यहाँ
तो 7 3 10 8 18 ये भी हो सकता है, 8 रखें 8 8 16 3 19, ये नहीं हो सकता है। अब बात रही कि क्या होगा, तो 3 से एलसीएम क्या है, सॉरी एचसीएफ क्या है, 42 है। तो 42 है तो ये देखिए 7 से भी डिविजिबल है ना, 14 से भी डिविजिबल है। तो ये जो भी होगा वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 14 से भी होगा। अगर हम लोग इसके जगह पे 4 रखते हैं तो देखिए ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 7 चौके 28, 6 बचा, 6 पर 8 68, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये 14 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये 4 भी कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ पे 7 रखते हैं, 3 7 8, देखिए ये 42 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है, तो 42 से कटेगा ही कटेगा। देखिए 42 से आप इसको कटा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत है इसमें? आप इसको देखिए 14 से कटा सकते हैं, 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब 42 से भी कटेगा ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे 7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शन की सहायता से भी बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 रखे तो भी सेटिस्फाइड हो गया, और भी कोई डिजिट रखेंगे तो सेटिस्फाई हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट दिया था, डबल डिजिट भी हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों में ऑप्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का 3 मई 2016 का, इसमें अभी और मैथ्स के क्वेश्चन हैं जिसको हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।